तो यहाँ पर ये अभी तक, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें पहले ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम आएंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में इससे पहले वेरिफिकेशन जो हुआ था, वो वेरिफिकेशन हुआ था किस बेस पर? प्रूफ किया था हमने कि E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होता है, उसको हमने प्रूव किया था। लेकिन क्या होगा कि अगर क्यू ही ना हो, तो क्यू नहीं हो, तो इसका मतलब सिग्मा क्यू अगर जीरो बोल दिया जाए, यानी कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैं चार्ज ही नहीं रखूं, तो फाई का आंसर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आना चाहिए जीरो। इस बात को, इस चीज को हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कि वाकई में जो गॉस ने बोला इट वाज 100% करेक्ट, कि हम एक क्लोज सरफेस लेंगे, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखेंगे, और फिर हम वेरीफाई, मैथमेटिकली वेरीफाई करके दिखाएंगे कि हाँ भाई फाई ई विल बी जीरो। ये हमारा इसका एम है। अच्छा, अभी तक हम जानते क्या है ऑलरेडी? सिंस वी नो दैट, ऑलरेडी आप लोग को पहले से क्या पता है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पहले से पता है कि फाई ई होता क्या है? E डॉट एस, या फिर यहां पे एस टोटल एरिया है, अगर पार्ट्स वाले की फॉर्म में बात करेंगे तो E डॉट ds। ये कहलाती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी वजह से गॉसेस लॉ इसके बराबर बोला जाता है। खैर, लेकिन हमें तो इसी को वेरीफाई करना है। इस वेरीफाई करने के लिए हमने क्या एज्यूम कर लिया? टू वेरीफाई इट, what should we assume? We will assume, or we assume a cylinder which is placed in such a way that its axis is parallel, to the uniform external, is placed in such a way that its axis is parallel to the uniform external electric field E। हमने क्या एज्यूम कर लिया साहब? एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है ऐसा, लेट्स सपोज, और उसके अंदर हमने क्या मान लिया कि हम क्या प्लेस कर रहे हैं? एक सिलेंडर प्लेस कर रहे हैं, which कौन? सिलेंडर which is not containing or enclosing any charge inside it, है ना? तो इसका मतलब हमने क्या मान लिया कि हम एक ऐसा सिलेंडर एज्यूम करने वाले हैं जिसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। तो लेट्स सपोज यहां पर मैं वो सिलेंडर बनाता हूं, ये साहब मैंने एक सिलेंडर बना दिया, है ना? यूनिफॉर्म सिलेंडर है ये भी। जब ये बना दिया तो इसके अंदर का हमें नहीं पता कि अंदर क्या शो होगा, कैसे होगा, तो हम सिर्फ बाहर नहीं बता रहे, अंदर ये एक सॉलिड सिलेंडर मान लो या होलो सिलेंडर मान लो, और ये चाहो तो बस एक्सिस दिखानी हो तो उसको डॉट डॉट फॉर्म में आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि एक्सिस किसके पैरेलल है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पैरेलल है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि मैं यहां बोलूं तो क्यू टोटल कितना चल रहा है यहां पर? जीरो अंदर की तरफ। ठीक, ये चीज आपको पहले से गिवन है, ये मैंने इसीलिए इतनी सारी कहानी लिखी है। तो ये वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे? पहले देखें कि ये सिलेंडर जो एनक्लोज हुआ हुआ है, जो क्लोज सिलेंडर है, ये किन किन चीजों से मिलकर के बना है, कितने क्रॉस सेक्शनल या कितने सरफेसेस से मिलकर के बना है। तो हमने बोला कि एक सरफेस ये हो गई,
एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये कर्व्ड हो गई। कहने का मतलब अगर ये मार्कर है तो मार्कर का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला सामने वाला, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बाकी का ये जो पूरा बच रहा है इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो तीन तरह के सरफेस एरिया से मिलकर के बना है, टॉप, बॉटम और एक कर्व सरफेस एरिया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एक छोटा सा वो मान लेंगे, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस, क्या बोलेंगे, एलिमेंटल एरिया, और उस एलिमेंटल एरिया के थ्रू इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो उससे आएगा ई यूनिफॉर्म होने के कारण ई बाहर आ जाएगा, ds यहां से मिलकर के इसका पूरा एरिया दे देगा, या चलो इसको करके ही बता देंगे। तो इस पूरे का एरिया, एक काम करता हूं मैं डायरेक्टली बता देता हूं क्योंकि यूनिफॉर्म ही आना है। तो इसको सरफेस को मैंने नाम दे दिया S1 को, ये S1 सरफेस बोल देता हूं इसको। इस सरफेस को बोल देता हूं मैं S2 सरफेस, S2 सरफेस, और एक ये पूरी वाली सरफेस को, इस सरफेस को बोल देता हूं S3 सरफेस, S3 सरफेस। ठीक, जब ये एरिया अगर हम ले रहे हैं ये इस तरह के पूरे कर्व सरफेस एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर पूछो S3 का, तो S3 का एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, S1 का एरिया वेक्टर होगा इधर की तरफ, और S2 का एरिया वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड S2 का। यहां पर ध्यान से देखें तो S1 वेक्टर इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, उधर की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर तो E वेक्टर की डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है, जबकि S1 वेक्टर है वो राइट टू लेफ्ट है। S2 वेक्टर को देखूं तो ये E की डायरेक्शन के अंदर ही है। S3 देखूं तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और S3 ऊपर है, तो इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये तीन चीजें, अब ये चीजें आप सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो पहले बताओ इसका, तो देखिए यहां पर इसका मतलब जितने सरफेस एरिया हम, ये कौन, जितने सरफेस एरिया हम अज्यूम करेंगे उन सभी सरफेस एरिया के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। दिस इज आवर एम। आप किसी भी क्लोज फिगर को जितने सरफेस एरियाज में डिवाइड करोगे उतने सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है, और उन सभी को ऐड करके टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो अगर मैंने कहा कि मुझे सिलेंडर का भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो कैसे बताओगे, डायरेक्टली समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया, सिलेंडर को तीन पार्ट से मिलकर के माना, एक टॉप, एक बॉटम और एक बाकी का पूरा हिस्सा कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉप का एरिया ले लिया मैंने ऊपर, बॉटम का एरिया ले लिया नीचे, और बाकी का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा तो किसी भी जगह रखूं पॉइंट, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन तो यही होगी, यहां पे रखूंगा तो ये चारों तरफ, तो कहीं पे भी एक जगह मैंने मान लिया तो ये एरिया। तो जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है वो पूरा लेना है, इसका ये पूरा हिस्सा ले लिया, इसका पूरा हिस्सा ले लिया, तीन मैंने इसको मान लिया कि ये जो सिलेंडर है थ्री पोर्शन से मिलकर के बना हुआ है, S1, S2, S3। तो इससे टोटल तीन तरह के फ्लक्स हमें मिलने चाहिए, φ1, φ2, φ3। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे मार्कर से, इस पूरे सिलेंडर से क्या हो जाना चाहिए, φe is equals to φ1 plus φ2 plus φ3। दिस इज अवर मेन एम। तब यहां पे हम फाइंड करते हैं साहब, फर्स्ट for surface S1, the electric flux passing through the surface S1 should be given by total electric field into total surface area का डॉट प्रोडक्ट E डॉट S1। ध्यान से देखें तो E और S1 इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ES cos, E तो है इधर, S1 है उधर, 180, तो ES cos 180, ये हो गया साहब माइनस का ES, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो हमें φ1 मिल गया साहब माइनस ES। सेकंड पार्ट, सेकंड हमारा एम है फॉर सरफेस S2, S2 से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मुझे निकालना है, सॉरी φ2 ही लिख देता हूं इसी फॉर्म में,
phi2, तो phi2 क्या हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया 2 का सरफेस एरिया कितना है, S2 वेक्टर, तो S2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में E और S2 के बीच में कितना एंगल है, तो ES cos, E भी इधर S2 भी इधर, cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है साहब 1, cos 180 -1, फाइनल आंसर क्या आ गया, प्लस का ES, यानी कि प्लस लिखो मत लिखो, सिंपली ES हमारे पास आंसर आ गया, वहां देख नहीं रहा, ES, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, तो हमने 2 पोर्शंस तो निकाल लिए, अब लास्ट पूरा पोर्शन बच रहा है थर्ड, ये पूरा का पूरा कर्व वाला हिस्सा, ये वाला, इसके थ्रू हमें निकालना है क्या, फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल पूरा कंप्लीट है ना, टोटल ले रहे हैं पूरा कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया S3, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi3 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट S3। अब S3 आप छोटा सा लो या कहीं पे भी लो, हमेशा देखो अगर एक बीच में ले लूंगा तो S3 इधर आएगा, जबकि E तो इधर ही रहेगा, यानी कि अगर मैं अगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये मेरा थंब है, तो हमेशा ये लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी, कहीं पे भी लो, तो E तो इधर है, E देखो ये मेरी फिंगर नजर आ रही होगी, जबकि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा ऐसे रहेगा, तो हमेशा E के कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर, ये वाला पूरी लाइन के लो, तो इसका मतलब E डॉट S3 में, E और S3 के बीच में एंगल कितना आ गया साहब, E S cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया साहब 0, क्लियर, हमने निकाल लिए, इसका मतलब हमारे पास phi2 आ चुका था ES, इसको बोल दी इक्वेशन 1, इसको बोल दी इक्वेशन 2, phi3 आ गया है 0, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस टोटल electric flux passing through the whole cylinder is given by, क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालना है तो अलग अलग जो भी हमने निकाले उन सबको ऐड कर दें, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। अच्छा, यहां पे मैंने ध्यान देना, S1 को भी S लिखा है और S2 को भी S लिखा है, S3 को S नहीं लिखूंगा, इसको मैं S डैश ले रहा हूं, क्योंकि S1 और S2 तो यहां पर सेम आएंगे, यहां कहां पे लिखूं, here S1 is equals to S2 is equals to S, same circular cross सेक्शनल एरिया, लेकिन S3 पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो S1 और S2 से कुछ अलग ही आएगा, इसलिए मैंने इसको कुछ S डैश बोल दिया, या S नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो S3 ले सकते हो, तो मैंने S डैश लिख दिया इसको, या सिंपली आप S3 भी ले सकते हो, तो phi3, लेकिन जीरोस का कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो phi1 तो हुआ माइनस का ES, phi2 हुआ प्लस का ES और phi3 हुआ 0, तो साहब हमारे पास टोटल phi E कितना आ गया 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमने किससे निकाला, इसमें अभी कहीं पे भी हमने गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं किया, हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने सिर्फ अभी तक जो भी ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, किस बेसिस पे निकाला, ऑन दैट बेसिस कि व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द मेन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट्स दैट the total electric flux pass through any area is defined by the dot product of electric field and the area vector, ये सिंपल डेफिनेशन होती है, तो मैंने गॉसेस लॉ तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरा रिजल्ट कितना है 0। अब मैं गॉसेस लॉ अप्लाई करूं यहां पर कहीं पर जहां मुझे जगह नजर आ नहीं रही, इस जगह पे जगह नजर आ रही है मेरे को, मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, सो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट by definition of electric flux,
इससे हमें रिजल्ट मिला 5 अब गॉसेस लॉ क्या बोलता है, इतनी जो कहानी करी तो उसकी जगह गॉस ने क्या बोला, सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस हियर sigma q is equals to 0 since no charge is contained inside the cylinder. Therefore, total electric flux passed through this cylinder should be sigma q upon epsilon naught. But since sigma q is 0, so whole answer should be 0. And what we are achieving the same thing. तो हमने जो इतनी कहानी करी उससे गॉस ने सिंपल आंसर पहले ही बोल दिया था कि अगर उसमें भाई साहब चार्ज नहीं है तो आंसर 0 ही आना है, और ये हमने वेरीफाई किया मैथमेटिकली। कितनों को समझ में